हाय दोस्तों, कल है आपका OCM HSC कॉमर्स का पेपर 2025 का। तो आपने तो डेफिनेटली मेहनत की होगी अब तक, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश लेकर आई हूँ जहाँ पर मैं आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कवर करवाऊँगी जो कि सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स के हैं, मार्च 2022 से लेकर 2024 तक, जिसमें आपके जुलाई के पेपर्स भी कवर होते हैं। सो ये 6 मार्क्स का वेटेज रखता है आपके एग्ज़ाम में और बहुत ही ईजी है। अगर आपने थरली क्वेश्चंस रीड अच्छे से किए, आंसर को प्रॉपर्ली इंटरप्रेट करने की कोशिश की केस स्टडी से लेकर, और आपने अच्छे से टेक्स्ट बुक भी रीड की है, तो आप इसको इजीली क्रैक कर सकते हैं। बट हम कोशिश करेंगे कि इस सेशन में वन शॉट क्विक रिविजन में मैं आपको मैक्सिमम केस स्टडीज़ करवा दूँ, ताकि अगर ये सेम चीज़ रिपीट हो जाती है तो आपके तो फ्री के ही मार्क्स है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मार्च 2022 के पेपर से। जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं क्विकली रीड करूंगी एंड देन हम लोग नीचे तुरंत ही उसके आंसर्स देख लेंगे। ओके, सो यहाँ पर आता है, और साथ में मैंने साइड में ये भी मेंशन किया है कि कौन से चैप्टर को बिलोंग करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विथ द फर्स्ट केस स्टडी ऑफ मार्च 2022 पेपर। In ABC company, Mr. Patil gives instructions to the employees working under him, provides guidance and motivates them for their best performance. On the other hand, Mr. Joshi takes an effort to harmonize the work done by the employees of different departments while achieving organizational goals. Mr. Dubal is looking after the arrangement of required resources for the business organization. Mention the name of the employee engaged in the following. अगर यहाँ पर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या काम कौन सा एम्प्लॉय कर रहा है, और उसके बेसिस पे आपको जो चैप्टर 2 के मैनेजमेंट फंक्शंस दिए गए हैं उसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा एम्प्लॉय कौन सा काम कर रहा है। सो बेसिकली समझ में आता है कि मिस्टर दुबल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन कर रहे हैं, क्योंकि वो सारे रिसोर्सेज को अरेंज कर रहे हैं। डायरेक्शन का काम मिस्टर पाटिल कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर आंसर्स मेंशन्ड है, आप उसे चेक कर सकते हैं। और मिस्टर जोशी जो है वो कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं, बिकॉज ही इज ट्राइंग टू हार्मोनाइज थिंग्स। ठीक है, तो हार्मोनाइज जब भी आपको वर्ड आएगा एग्जाम में, आप याद रखना कि वो कोऑर्डिनेशन से लिंक्ड है। मैं फास्ट इसलिए जा रही हूँ क्योंकि कल आपका पेपर है एंड हम लोगों को वन शॉट क्विक रिवीजन में सारे केस स्टडीज कवर करने हैं। दूसरा केस स्टडी, जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, दूसरा केस स्टडी ये है कि मिस्टर राजाराम इज अ यंग MSc एग्री डिग्री होल्डर एंड मिस्टर सीताराम इज अ कॉमर्स ग्रेजुएट. Mr. Rajaram is willing to start an agro-tourism center in his village. Mr. Sitaram is willing to work as an accountant in a private company. तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द डिज़ायर ऑफ मिस्टर सीताराम। अगर आप देखेंगे तो मिस्टर सीताराम एक कॉमर्स ग्रेजुएट है जिसका बेसिक उनको एक प्राइवेट जॉब करनी है एक प्राइवेट कंपनी में। तो आपको बस वही क्वेश्चन से उठा के लिख देना है कि देयरफॉर ही वांट्स टू बी एन एम्प्लॉय। और मेक श्योर करें कि आप जब केस स्टडीज़ कर रहे हैं तो 1 से मैक्सिमम 2 लाइन्स में आंसर को ख़त्म कर दें। आपको बड़े बड़े एक्सप्लेनेशंस नहीं देने हैं, वो आपसे एक्सपेक्टेड है भी नहीं। और बोर्ड लेवल पर आपको बस एक लाइन में क्रक्स लिख देना है कि आप बोलना क्या चाहते हैं और उसका डेफिनेटली आंसर क्या होगा। ठीक है, व्हाट इज़ द डिज़ायर ऑफ मिस्टर राजाराम। मिस्टर राजाराम बेसिकली एग्रो टूरिज्म का सेंटर विलेज में खोलना चाहते हैं, तो वो एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो वही आप मेंशन यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद आता है, व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड बाय मिस्टर सीताराम, जो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन से ही मिल जाएगा कि ही इज़ अ ग्रेजुएशन इन कॉमर्स। देखिए आपको क्वेश्चन में यहाँ पर दिख जाएगा कि ही इज़ अ कॉमर्स ग्रेजुएट। ठीक है, उसके बाद थर्ड केस स्टडी पर आते हैं, अजय परचेजेस। अच्छा, मैं बताना भूल गई कि जो सेकंड केस स्टडी है वो चैप्टर 3 से आई है, और मैं आपको बता दूं कि चैप्टर 3 से ये एक ही केस स्टडी है जो पिछले 5-6 पेपर्स में आई है। सो चैप्टर 3 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके केस स्टडी पर्सपेक्टिव से। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं थर्ड वाला केस स्टडी। अजय परचेजेस सम गिफ्ट आर्टिकल्स ऑनलाइन फ्रॉम www.amazon.com। एट द सेम टाइम संजय परचेजेस गिफ्ट्स फ्रॉम OLX.com। ये केस स्टडी आपके चैप्टर 5 से आई है, जहाँ पर एमर्जिंग बिजनेस मॉडल्स ऑफ बिजनेस है। ठीक है, तो हमको पूछा गया कि विच वेबसाइट इज रिलेटेड टू C2C बिजनेस। C2C मतलब दोनों साइड पर कंज्यूमर है, और आपको पता होना चाहिए कि OLX पर दोनों साइड पर कंज्यूमर्स होते हैं, वहाँ पर सप्लायर्स का नहीं, मेन कंज्यूमर्स का ही बिजनेस है। कंज्यूमर तो C2C बिजनेस में OLX.com है। उसके बाद दूसरा आता है, विच वेबसाइट इज रिलेटेड टू B2C। B2C का मतलब होता है कि यहाँ पर एक तरफ बिजनेस है दूसरी तरफ कंज्यूमर है, तो वो हमारा अमेजोन हो जाता है। ठीक है, और तीसरा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि किसी भी वेबसाइट पे जब हम पहली बार जाते हैं
ठीक है। तो वहाँ पर हमारा पहला स्टेप क्या होता है, वो रजिस्ट्रेशन होता है। हमारी बेसिक डिटेल्स पूछी जाती है, हमारा ईमेल आईडी, और हमें साइन अप करने को कहा जाता है। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट अभय हैज़ टू फॉलो, नीड्स टू फॉलो। एक्चुअली यहाँ पर अभय कोई है ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो अजय है और संजय है, बट उन लोगों ने ये मिस्टेक की है, ठीक है। अभय नीड्स टू फॉलो, तो आप ये लिख देना कि रजिस्ट्रेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन द ऑनलाइन शॉपिंग, देयरफॉर अभय नीड्स टू डू रजिस्ट्रेशन फर्स्ट। अगर क्वेश्चन में अभय लिखा हुआ है तो आंसर में भी अभय ही लिख कर आना, ताकि वो लोग को मार्क्स काटने का कोई चांस ना मिले, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मार्च 2022 का पेपर। अब हम जाएंगे जुलाई 2022 के पेपर में। सबसे पहला अगर हम देखें तो मिसेज हर्षाली started a new business 2 years ago. Her customers are located in different parts of the country and hence they are directly depositing bill amount in her business account. At the same time she used to pay various payments from this account only. आपको business account से clear होना चाहिए। अच्छा, मैं एक अलग तरीके से केस स्टडी करवा रही हूँ, मैं पहले केस को रीड कर रही हूँ, फिर केस के क्वेश्चंस को रीड कर रही हूँ, बट एग्ज़ाम में मेरा आपसे सजेशन रहेगा, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम डबल रीडिंग कर सकें। एग्ज़ाम में मेरा आपके लिए सजेशन रहेगा कि पहले आप लोग क्वेश्चंस को रीड करें और फिर केस को रीड करें, ताकि वो क्वेश्चंस आपके माइंड में रहेंगे तो आप उस तरह से केस को रीड करेंगे, ठीक है। एंड देन आप फिर अकॉर्डिंगली फिगर आउट कर सकेंगे कि आंसर कैसे लिखना है। ओके, सो पहला है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अकाउंट मेंटेन्ड बाय मिस हर्षाली। तो समझ में आता है कि जैसे ही बिजनेस स्ट्राइक होता है ना, हमको बिजनेस वाले हमेशा करंट अकाउंट खोलते हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो मिस हर्षाली मेंटेन्स अ करंट अकाउंट। उसके बाद सजेस्ट एनी वन मॉडर्न वे ऑफ मनी ट्रांसफ़र टू मिस हर्षाली। मॉडर्न वे ऑफ मनी ट्रांसफ़र में 2-3 चीज़ें आती है, 4 चीज़ें आती हैं आई गेस आपके टेक्स्ट बुक में। उसमें IMPS भी मैंशनड है, RTGS भी है और NEFT भी है। यहाँ पर एनी वन सजेशन बोला है, आप NEFT लिख कर आ जाओ, IMPS लिख कर आ जाओ या RTGS लिख कर आ जाओ, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर उन लोगों ने NEFT मेंशन किया है, उसका फुल फॉर्म लिख देना और बस वही जो क्वेश्चन पूछा है उसी को कंप्लीट करके सेंटेंस फ्रेम कर देना। तीसरा, मेंशन द फैसिलिटी शी गेट्स ऑन हर बिजनेस अकाउंट टू मीट हर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। आप एक बात याद रखिए कि करंट अकाउंट के अगेंस्ट में अगर आपको वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, मतलब वर्किंग कैपिटल क्या होता है, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए अगर आपको पैसे चाहिए तो आप अपने बिजनेस अकाउंट यानी कि करंट अकाउंट के अगेंस्ट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में पूछा तो आप कौन सी फैसिलिटी लेंगे अपने बिजनेस अकाउंट के अगेंस्ट, आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेंगे। तो वही लिखा हुआ है, मिस हर्षाली गेट्स ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑन हर बिजनेस अकाउंट टू मीट हर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब ये चीज़ ना आपको टेक्स्ट बुक से ही मिलेगी, क्योंकि ये चीज़ आपके क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो ये चीज़ आपको अगर आपने टेक्स्ट बुक रीड करी है तो ही आपको क्लिक होगा, ठीक है। बट क्योंकि हम यहाँ पर कर रहे हैं, हो सकता है अगर सेम चीज़ एग्जैक्टली थोड़ा ईयर एंड देयर पूछ लिया तो आप इसका आंसर दे सकेंगे और फ्री के मार्क्स हो जाएंगे। नेक्स्ट, अच्छा, तो ये जो चैप्टर 4 से था ये वाला क्वेश्चन, चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज से था, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2022 का ही हम सॉल्व कर रहे हैं। An organization manufacturing paints has been enjoying a prominent market position since many years. It has been dumping its untreated poisonous waste on the river bank, which has created many health problems for the nearby villages. So basically यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक पेंट की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो लोग क्या कर रहे हैं, जो पॉइजनस वेस्ट है वो ऐसे ही रिवर बैंक में डाल रहे हैं, ठीक है। तो इससे वाटर पोल्यूशन हो रहा है, तो उससे लोगों को जो विलेजेस में जो लोग हैं उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है। तो अब यहाँ पर हमसे पहला सवाल पूछा गया है, which responsibility is neglected by manufacturing organizations? तो responsibility towards protecting the environment, यहाँ पर ये कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला है, ठीक है। तो वो आप याद रखिएगा। विच रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नेग्लेक्टेड, डेफिनेटली आपने सोसाइटी की तरफ ध्यान नहीं दिया है, आपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की तरफ ध्यान नहीं दिया है, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निग्लेक्ट हुई है बाय द मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ पोल्यूशन दे आर डूइंग वाटर पोल्यूशन, वो तो बहुत ईजी है, हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है। दे आर क्रिएटिंग वाटर पोल्यूशन बाय डंपिंग द अनट्रीटेड पॉइजनस वेस्ट ऑन द रिवर बैंक। तीसरा है मेंशन एनी वन प्रिकॉशनरी मेजर दे नीड टू टेक। अब ये आप ना नहीं भी पढ़ के जाओगे तो आप लिख सकते हो कि वाटर पोल्यूशन ना हो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। बेसिकली आप उस केमिकल को बाहर छोड़ने से पहले उसको ट्रीट कर दें। तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स शुड बी यूज्ड विच बाय विच वेस्ट शुड बी रिड्यूस्ड और रीयूज्ड। आप ऐसे लिख सकते हो कि बिफोर लेटिंग आउट द केमिकल्स शुड बी ट्रीटेड फर्स्ट, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। सो दैट्स फाइन। उसके बाद हमारा
हाँ, तो ये चैप्टर 7 से था, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है थर्ड वाला, मिस्टर जगदीश परचेजेस वॉच फ्रॉम टाइटन शॉप, ठीक है, एंड हिज फ्रेंड शंभवी परचेजेस वॉच फ्रॉम ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट, ठीक है। विच शॉप्स हु शॉप्स थ्रू ट्रेडिशनल बिजनेस, तो ट्रेडिशनल बिजनेस कौन कर रहा है, जो शॉप में जाके खरीद रहा है, जगदीश। उसके बाद विच शॉपिंग इज डन थ्रू ई बिजनेस, डेफिनेटली परचेज ऑफ वॉच बाय शंभवी फ्रॉम ऑनलाइन शॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ शॉपिंग फ्रॉम ई बिजनेस। ई बिजनेस क्या होता है, आप बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मोड या पोर्टल को या वेबसाइट को यूज़ करके जब बिजनेस करते हो उसको ई बिजनेस कहते हैं। ये आपके चैप्टर 5 में है, ठीक है। तो चैप्टर 5 में जो ई बिजनेस का कॉन्सेप्ट है वो आपको याद आना चाहिए कि हम जब ऑनलाइन कर रहे हैं वो अभी मॉडर्न मोड ऑफ बिजनेस है, ठीक है, ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है। ओके, विच बिजनेस, एक सेकेंड, ओके, विच बिजनेस इन्वॉल्व्स हायर रिस्क। अब यहाँ पर आपको लगेगा कि मुझे हायर रिस्क उसी का बताना है क्योंकि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसमें रिस्क बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर आंसर 2 तरीक़ों से दिया गया है। एक तो ये है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से हाई रिस्क वहाँ है जहाँ पर कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है कस्टमर का, तो डेफिनेटली ऑनलाइन बिजनेस में बहुत हाई रिस्क है। लेकिन अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस, अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, जैसे यहाँ पर मेंशन है, अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो ट्रेडिशनल बिजनेस में हाई रिस्क है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर हाई रिस्क इन्वॉल्व पूछा है तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है वो मेंशन नहीं किया है, तो आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख कर आना कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पर हाई कैपिटल लग रहा है वो ज़्यादा रिस्की है, तो ट्रेडिशनल बिजनेस आ गया। और कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि वहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग है, कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा रिस्की हो जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं मार्च 2023 के पेपर में। देखिए क्विकली हमने 6 केस स्टडी सॉल्व कर दी, 2 पेपर्स हो भी गए, ठीक है। सो अब आता है मार्च 2023 का पेपर, उसकी पहली केस स्टडी पढ़ते हैं जो चैप्टर नंबर 2 से है, यानी कि वही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग वगैरह, ठीक है। Mr. Ram is an emerging entrepreneur, has designed a structure of his business organization by taking into consideration the required resources such as land, machinery, money, workforce, etc. So Mr. Ram एक बंदा है जो basically एक ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रहा है, लैंड, मनी, बिल्डिंग, मशीनरी, वर्कफोर्स एक्सेट्रा, फॉर हिज न्यू बिजनेस। ही अपॉइंटेड मिस्टर श्याम एज द मैनेजर. Mr. Ram has assigned the responsibilities such as recruitment, selection, training and development and to determine the remuneration of the employees to Mr. Shah. एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट या रेम्यूनरेशन की बात आती है ना, ये सब चीज़ें फिक्स करने की, मतलब जहाँ पर हमारा कनेक्शन एम्प्लॉयज़ से है, उनको रखना, उनको ट्रेनिंग देना या उनकी रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, उनकी सैलरी डिसाइड करना, तो ये सारी चीज़ें स्टाफिंग में आती है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। डायरेक्टिंग से उसको कंफ्यूज मत हो जाना, वो स्टाफिंग में है। फिर मिस्टर राम हैज़ अपॉइंटेड मिस्टर शुभम टू सुपरवाइज द वर्क डन बाय एम्प्लॉयज़। अब यहाँ पर सुपरविजन का काम आ रहा है, ठीक है। मिस्टर राम ने मिस्टर शुभम को रखा है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स गिवन टू द एम्प्लॉयज़। मिस्टर शुभम हैज़ टू ऑल्सो सजेस्ट द रेमेडीज़ टू द एम्प्लॉयज़ वेर एवर नेसेसरी। एक हिंट देती हूँ जो आपको क्लिक हो जाएगा एग्जाम में। हमेशा याद रखना, जब भी हमको किसी को मॉनिटर करना होता है, किसी को सुपरवाइज करना होता है, देखिए डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग में ये फ़र्क होता है कि डायरेक्टिंग में हम डायरेक्शंस दे रहे होते हैं कि काम इस तरह से करो, यू शुड डू द वर्क लाइक दिस एंड डू द वर्क लाइक दैट, ओके। लेकिन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड्स के आपको सुपरवाइज करना है, मतलब उनको उनका काम उनके हिसाब से करना है, तो आपको बस सुपरवाइज करना है, और अगर कुछ गलती हुई तो रेमेडीज़ देनी है। रेमेडीज़ मतलब क्या, इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं। तो ये वाला लास्ट फंक्शन होता है कंट्रोलिंग का, ठीक है। तो ये डायरेक्टिंग नहीं है, ये कंट्रोलिंग है। ऑन दिस कॉन्टेक्स्ट फाइंड आउट द मैनेजमेंट फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय मिस्टर राम। मिस्टर राम सबसे पहला बंदा जो कि एंटरप्रेन्योर था, ठीक है। तो मिस्टर राम बेसिकली प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कर रहा है। अगर आपको याद हो, मई 2022 के पेपर में हमने इसी तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया था सबसे पहले, लेकिन उसमें ना सीधा फंक्शंस दे दिए थे और पूछा था कि कौन सा बंदा क्या काम कर रहा है। यहाँ पर थोड़ा उल्टा क्वेश्चन किया है कि यहाँ पर ना हम लोगों को पूछा है कि ये बंदा है और वो काम क्या कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा आपको दिमाग अपना ओपन रखना है कि यहाँ पर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग का काम कर रहा है, क्योंकि वो एंटरप्रेन्योर है तो उसको बेसिकली सारी चीज़ें प्लान करनी है, ऑर्गेनाइज करना है कि कैसे क्या रिसोर्सेज आएंगे। और यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन्ड है कि वो लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, वर्कफोर्स को अरेंज कर रहा है, सो ऑर्गेनाइजिंग,
ठीक है। उसके बाद आता है मिस्टर श्याम क्या कर रहे हैं। तो मिस्टर श्याम एक मैनेजर है, अगर आपको यहाँ दिखे तो मिस्टर श्याम एक मैनेजर है और वो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन की सर्विसेज कर रहा है, तो वहाँ से हमको आता है स्टाफिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि वो स्टाफिंग का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, बिकॉज इज मेन ड्यूटीज आर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। उसके बाद तीसरा आता है व्हाट इज़ मिस्टर शुभम डूइंग। सो मैंने आपको कहा है कि रेमेडीज़, देखिए जहाँ पर भी हमको मॉनिटर करना होता है, सुपरवाइज करना होता है, और उसके बाद हमको बेसिकली बताना होता है कि आपने क्या गलती की है, आप इस गलती को इस तरह से सुधारो, तो वहाँ पर कंट्रोलिंग फंक्शन आ जाता है, वो डायरेक्टिंग नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं कि डायरेक्टिंग क्या और कंट्रोलिंग क्या है। जहाँ पर भी आपको डिविएशंस बताए जाते हैं ना बेसिकली, कि दो में मतलब ये आपको करना चाहिए था और ये आपने किया है, आप इसको इस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, वो कंट्रोलिंग फंक्शन होता है, वो डायरेक्टिंग नहीं होता है। आप यहाँ से रीड करो आंसर को, आपको समझ में आएगा। मिस्टर शुभम परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग बिकॉज ही इज कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस of employees to the standard performance। ठीक है, he also suggests remedies to overcome the deviations। अब deviations का क्या मतलब होता है? deviations मतलब जो actual performance है और जो हमने सोच रखा था कि इस तरह से करना है standard performance, उसमें जो फ़र्क होता है ना, जो difference होता है, उसको deviation कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट केस स्टडी पर आते हैं हम लोग। मिस्टर अमित इज़ अ बिजनेसमैन, ही हैज़ हिज ओन फैक्ट्रीज इन पुणे। अच्छा, नीचे मैंने मार्किंग किया है, ये चैप्टर 4 से है। ठीक है, बिजनेस सर्विसेज। मिस्टर अमित इज अ बिजनेसमैन, ही हैज़ 2 फैक्ट्रीज इन पुणे एंड नासिक। He lives in Pune and with his wife and 2 children aged 5 and 8 years. So can Mr. Amit take a life insurance policy for his wife and 2 children? Yes. वो अपनी वाइफ और दो बच्चों के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप केस स्टडी में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पर आपको येस और नो में आंसर करना है, तो पहले उस वर्ड को लिख दीजिए, एंड बेटर वुड भी आप उसको अंडरलाइन भी कर दीजिए इस तरीके से कि येस लिख दिया, नीचे अंडरलाइन कर दिया, यहाँ पर भी नो लिखना चाहिए था सेकंड वाले आंसर में, और अंडरलाइन कर दीजिए उसको। ठीक है, सो yes, Mr. Amit can take the life insurance policy for his for his wife and 2 children. Okay, उसके बाद Can Mr. Amit take a marine insurance policy for his factories? अब अगर आपने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा है तो आपको पता होगा कि मरीन इंश्योरेंस, मरीन लाइफ के लिए, मतलब जब आप 1 साल के लिए कहीं शिप पे जा रहे हैं तो आपके पास गुड्स होते हैं और लाइफ का भी गुड्स होते हैं, तो वो मरीन इंश्योरेंस अलग होता है। ठीक है, जब मैं बात कर रही हूँ फैक्ट्रीज़ की, क्योंकि ये मिस्टर अमित जो बंदा है उसकी 2 फैक्ट्रीज़ हैं, तो उसको बेसिकली फैक्ट्रीज़ में किस चीज़ का डर होगा? पानी का तो डर नहीं होगा ना कि बाढ़ आ जाएगी या फ्लड्स आ जाएंगे, ऐसा कुछ सुनामी आ जाएगी, ऐसा तो नहीं होने वाला है। फैक्ट्रीज़ में मोस्टली फायर इंश्योरेंस करवाया जाता है क्योंकि एक आग लगने का डर होता है। ठीक है, तो मिस्टर अमित यहाँ पर सेकंड का आंसर है, कैन नॉट टेक मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज फैक्ट्रीज। तीसरा है, विच टाइप ऑफ इंश्योरेंस शुड मिस्टर अमित टेक फॉर प्रोटेक्टिंग हिज फैक्ट्रीज फ्रॉम लॉस ड्यू टू फायर। तो अगर फायर का लॉस है तो वो क्या करेगा? वो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लेगा टू प्रोटेक्ट हिज फैक्ट्रीज ड्यू टू लॉस बाय फायर। ओके, तो ये चैप्टर 4 अपना बिजनेस सर्विसेज, जो लगभग आपके पेपर में 20 मार्क्स का वेटेज रखता है, उसको छोड़कर मत जाना। अगर अब तक भी नहीं हुआ है तो एटलीस्ट एक बार रीड करके जाओ कि कुछ तो छाप सको, कुछ तो लिख सको। अगर नहीं भी प्रॉपर हेड पॉइंट्स याद है तो आप कुछ तो भी उसमें रिलेटेबल लिख पाओ। ठीक है, ओके। अब चैप्टर नंबर 5 से थर्ड केस स्टडी आता है इस पेपर का। मिस्टर अथर्व मेड हिज पेमेंट बाय चेक, एट द सेम टाइम मिस्टर समर्थ मेड हिज पेमेंट बाय फंड ट्रांसफर। अभी चेक जो है ना वो एक तरह से ट्रेडिशनल बिजनेस हो जाता है, और फंड ट्रांसफ़र जो होता है ना वो एक तरह से ई बिज़नेस हो जाता है कि चेक के लिए आपको किसी वेबसाइट की ज़रूरत नहीं होती, बट फंड ट्रांसफ़र आप ऑनलाइन तरीके से, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू करते हो, राइट। सो हुज पेमेंट इज़ फास्टर? ऑब्वियसली मैं किसी को चेक दूंगी, वो चेक जमा कराएगा, बैंक में प्रेजेंट करेगा, वो चेक पास होगा, इट्स अ लेंदी प्रोसेस, राइट। सो फंड ट्रांसफ़र इज़ द मिस्टर समर्थ whose payment is faster. Mr. Samarth's, because payment made by fund transfer is faster than payment made by check. ठीक है, whose payment is related to traditional business. So Mr. Atharv's payment, अब mention कर लेना नाम जो भी बंदे का है बेटर होगा, जैसे यहाँ पर इन लोगों ने मिस्टर समर्थ और मिस्टर अथर्व लिखा है, आप भी मेंशन कर देना। ठीक है, उसके बाद मिस्टर अथर्व्स पेमेंट बाय चेक इज रिलेटेड टू ट्रेडिशनल बिजनेस। तीसरा, हुज पेमेंट इज रिलेटेड टू ई बिजनेस। वेरी सिंपल, अगर एक बंदे का ट्रेडिशनल है तो दूसरे का ई बिजनेस होगा। सो मिस्टर समर्थ्स पेमेंट बाय फंड ट्रांसफर इज रिलेटेड टू ई बिजनेस। अब मैं एक सेकेंड चेक कर लूँ कि मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है क्या।
फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, हो रही है। नेक्स्ट, अब हम करेंगे जुलाई 2023 का पेपर, जो मैं समझती हूँ कि अब तक के पेपर्स में सबसे टफ अगर केस स्टडीज़ पूछी गई है तो वो जुलाई 2023 के पेपर में पूछी गई है। तो अगर उनको टफ पेपर सेट करना होगा तो यहीं से केस स्टडीज़ उठाएंगे या इससे सिमिलर मिलती जुलती डाल देंगे आपके पेपर में। सो इस केस स्टडीज़ पे थोड़ा फोकस करना। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर चैप्टर 1 से उठा ली थी केस स्टडी, जो कि यूजुअली पूछी नहीं जाती है, ठीक है। सबसे पहले, Mr. Harshad is an entrepreneur and engaged in the production of eco-friendly utensils. Both male and female workers are working in his factory. So एक बंदा है मिस्टर हर्षद जिसकी एक फैक्ट्री है जहाँ पर मेल और फीमेल वर्कर्स दोनों काम करते हैं. All male workers are directly working on machines, whereas female workers are working in packaging department. ठीक है. Mr. Sharath is working as a finance manager, while Mrs. Naina is working as an HR manager. So Mr. Sharath है जो finance manager है, Miss Naina है जो HR manager है, ठीक है. They are और Miss Naina जो है वो responsible है for recruiting employees in the factory. ठीक है. अब on the basis of this हमको बताना है which principle of management is involved in the above case. अब अगर आपने हेनरी फेयोल और फ्रेडरिक टेलर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है चैप्टर 1 जो छोड़ के नहीं जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से स्पेशली हेनरी फेयोल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप जब करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर उन लोगों ने डिविजन बहुत अच्छे से किया है वर्क का, डिविजन ऑफ वर्क. तो यहाँ पर इन द अबाउ केस वी कैन ऑब्जर्व द प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क since work is divided into different kinds such as production, accounting, HR, etc. आप ऐसे भी लिख सकते हो डिविजन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क, क्योंकि मेल एंड फीमेल्स में और डिपार्टमेंट्स में जैसे मिसेस नैना को HR का दे दिया, मिस्टर समर्थ को फाइनेंस मैनेजर बना दिया, तो इस तरह से उन लोगों ने प्रॉपरली डिविजन ऑफ वर्क किया है. तो ये प्रिंसिपल को उन लोगों ने यूज़ किया है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the designation of Mrs. Naina in the organization? बहुत सिंपल है, वो बंदी HR मैनेजर है. यहाँ आप लिख सकते हो Mrs. Naina is the HR manager in the organization. फ्री के मार्क्स है. तीसरा, Who is responsible for overall planning of the organization? देखिए यहाँ पर मिस्टर हर्षद बोल रही हूँ, मिस्टर शरद जो है वो फाइनेंस मैनेजर है, ठीक है, और मिसेस नैना है जो वो HR मैनेजर है. तो ये लोग तो बेसिकली अपना अपना काम देख रहे हैं, एक बंदा फाइनेंस मैनेजर है, एक बंदी HR मैनेजर है. तो ये सब कुछ मैनेज कौन कर रहा है, बेसिकली ओवरऑल प्लानिंग कौन कर रहा है, हर्षद. तो आपको याद रखना है, शरद का नाम मत लिख कर आना, हर्षद है यहाँ पर. हाँ, एज पर प्रिंसिपल. अच्छा, बेस्ट होगा अगर यहाँ पर आप प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन लिखो, क्योंकि वहाँ पर वन हेड वन प्लान इन द ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट आता है. ठीक है. सो वो अगर आप देख लोगे ना तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मिस्टर हर्षद इज द एंटरप्रेन्योर और हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड हेंस ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अगर ये प्रिंसिपल याद है तो ही लिखना, अगर नहीं याद है तो कोई और प्रिंसिपल मत लिख कर आना यहाँ पर. ठीक है. नहीं तो फिर आप सीधा यहाँ पर ऐसे ही लिख लो कि मिस्टर हर्षद इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. उसके बाद आता है, अच्छा ये अपना चैप्टर नंबर 1 से था, ये बात ध्यान रखना, जो कि बहुत रेयर, चैप्टर नंबर 1 और 3 थोड़ा रेयर चांसेस आते हैं यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने के, बट आप कहीं से कुछ भी आ सकते हैं ना. अगर उनको पेपर टफ सेट करना होगा तो वो यहीं से पूछेंगे. ठीक है, जहाँ से बच्चों ने एक्सपेक्ट ही ना किया हो. नेक्स्ट, मिस्टर जगन इज अ सैलरीड पर्सन. He wants to take a policy for 2 children which assures them protection as well as completes their financial needs once they become major by age. तो यहाँ पर मिस्टर जगन एक सैलरीड बंदा है, सैलरी कमाता है और वो बच्चों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहता है जिससे उनका प्रोटेक्शन भी हो. इसके लिए वो बंदा लाइफ इंश्योरेंस ले सकता है ताकि उनकी लाइफ का प्रोटेक्शन हो सके. ये मैं आपको हिंट साथ साथ दे रही हूँ. और दूसरा, वो चाहता है कि वो एक ऐसी मतलब ऐसे एक इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट करे जो आपको इंश्योरेंस बिजनेस सर्विसेज चैप्टर 4 में दिखेगा, कि उनकी फाइनेंशियल नीड्स भी कंप्लीट हो सके जब वो मेजर हो जाए, जब वो 18 के कंप्लीट हो जाए, 18 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट हो जाए. तो यहाँ पर आप देखिएगा, मिस्टर जगन कैन सेटिस्फाई रिक्वायरमेंट्स ऑफ हिज चिल्ड्रन बाय टेकिंग चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी. चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, बेटर वुड बी, अगर उन लोगों ने सजेस्टेड आंसर में ये दिया है तो आप चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी लिख कर आओ. दूसरा, इट इज़ सेविंग कम बेटर, नहीं सॉरी, लाइफ इंश्योरेंस मेंशन मत करना क्योंकि उसमें सेविंग्स का और इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन नहीं आता है. सॉरी, यहाँ पर आपको चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी लिखना पड़ेगा क्योंकि उसमें आपको
सेविंग कम इन्वेस्टमेंट प्लान का ऑप्शन मिलता है, राइट। सो इट इज़ सेविंग कम इन्वेस्टमेंट प्लान। तो इसमें आपको इंश्योरेंस भी मिल जाएगा प्रोटेक्शन के लिए, और आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट का भी ध्यान दे सकते हो ताकि वो 18 ईयर्स की एज के हो जाए तो उनकी फाइनेंशियल नीड्स भी पूरी हो जाए, ठीक है। तीसरा, हु आर द बेनिफिशरीज ऑफ द पॉलिसी। बेनिफिशरीज वो होते हैं जिनको इस पॉलिसी से फ़ायदा हो। तो यहाँ पर वो जो 2 बच्चे हैं ना मिस्टर जगन के, वो बेनिफिशरीज होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। 2 चिल्ड्रन ऑफ मिस्टर जगन विल बी द बेनिफिशरीज ऑफ दिस पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद, इन द अबाउ केस विच इंश्योरेंस प्रीमियम इज प्रिंसिपल इज इन्वॉल्व। तो कौन सा इंश्योरेंस प्रिंसिपल इन्वॉल्व है? यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। आप अपने टेक्स्ट बुक के पेज नंबर मैंने यहाँ पर मार्क किया है, पेज नंबर 68 में जाकर देखोगे ना तो आपको प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट मिल जाएगा। उसका बेसिकली ये मतलब होता है कि हम जब भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं ना तो हमारा उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर वो सब्जेक्ट मैटर ना रहा तो हमारा नुकसान हो जाएगा, और अगर रहा तो हमारा फ़ायदा हो जाएगा। जैसे कि अगर मिस्टर जगन के दोनों बच्चे जो हैं वो अगर चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेते हैं, ठीक है, तो फ्यूचर में जब उनके बच्चों को फाइनेंशियल नीड होगी कोई तरह की, ठीक है, जब वो 18 साल के हो जाएंगे, 18 ईयर्स के हो जाएंगे, तो अगर ये पॉलिसी ना हुई, ठीक है, अगर ये सब्जेक्ट मैटर पे उन्होंने पॉलिसी नहीं ली तो उनको नुकसान हो जाएगा क्योंकि उनके पास फाइनेंसेस नहीं होंगे, और अगर ले लेते हैं तो उनको फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए उनका इधर इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। आप जब इंश्योरेबल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, अभी मैं क्योंकि रिविजन करा रही हूँ, मैं इतना डेप्थ में नहीं जा सकती बिकॉज वी आर लैकिंग टाइम। कल आपका पेपर है और मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझे इसे अपलोड करना है। सो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट आप पेज नंबर 68 पे जाकर उसे रीड कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको समझ में ना आए, आप उसका कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो उसके बारे में, मैं तुरंत ही एक शॉर्ट बनाकर आपको अपलोड कर दूंगी उसे यूट्यूब पे, ठीक है। ओके, उसके बाद थर्ड केस स्टडी जो जुलाई 2023 की है, जो हमें सॉल्व करनी है, वो है अ व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज़ अडॉप्टेड द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो एक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो फॉलोइंग प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करती है। ओनली दोज कॉम्पोनेंट्स विल बी यूज्ड बाय द कंपनी विच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो ये एक व्हीकल कार्स वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करती है और ये लोग वही कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं जो बेसिकली एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, ठीक है, जिससे एनवायरनमेंट में फ़ायदा हो। देयर विल बी डिस्चार्ज ऑफ हार्मफुल वेस्ट ओनली आफ्टर देयर प्रॉपर ट्रीटमेंट। एक बार जो प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाएगा सारे हार्मफुल वेस्ट का, उसी के बाद उसे बाहर निकाला जाएगा फैक्ट्री के, तो पोल्यूशन के चांसेस नहीं होते। तीसरा, pollution level of every vehicle will be maintained as per their international standards। ठीक है, तो जो pollution level है हर vehicle का जब उसे बनाया जा रहा है तो उसे maintain किया जाएगा as per international standards। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है above business organization follows social responsibility towards which interest group। interest group मतलब consumer, जैसे हम बोलते हैं ना stakeholders, कंज्यूमर हो गया, गवर्नमेंट हो गई, सोसाइटी इन जनरल हो गई, एम्प्लॉयज़ हो गए, ये इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कम्युनिटी और सोसाइटी इन जनरल। अगर वो पोल्यूशन का ध्यान दे रहे हैं तो यहाँ पर वो एम्प्लॉयज़ के बारे में नहीं सोच रहे, कंज्यूमर्स के बारे में नहीं सोच रहे, किसी गवर्नमेंट के बारे में भी नहीं सोच रहे, वो इस वक्त सिर्फ सोसाइटी और कम्युनिटी के बारे में सोच रहे कि ये पोल्यूशन अगर बाहर निकला और अगर बाहर वाटर या एयर पोल्यूशन हो गया तो इससे सोसाइटी को फ़र्क पड़ेगा, राइट। सो बाय टेकिंग मेजर्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। इस तरह से आप अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर देना। ओके, फिर व्हाट काइंड ऑफ पोल्यूशन शुड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस अवॉइड। डेफिनेटली वाटर एंड एयर पोल्यूशन, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, तो बेसिक 7th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, राइट। The business organization wants to avoid water and air pollution by treating waste before discharge and maintaining pollution level of vehicles as per international standards। तो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना उसी को लेकर फ्रेम कर देना। मेन आंसर तो यहाँ पर ये है, वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ मैसेज डू यू वांट टू कन्वे। आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। सो द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन
इतना सब स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके और इतना ध्यान देके क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है? द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज ट्राइंग टू कन्वे द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंसिडरिंग इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑन द एनवायरनमेंट। तो वो ये बताना चाहते हैं कि हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ का एनवायरनमेंट पर असर होता है, तो हमें उस तरह से अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को मैनेज करना चाहिए ताकि एनवायरनमेंट में पोल्यूशन ना फैले। ठीक है, सो यहाँ पर यू वोंट बिलीव गाइज, हमारे ऑलमोस्ट सारे पेपर्स सॉल्व हो गए हैं। अब बस मार्च 2024 का पेपर बाकी है, जो क्विकली 3 केस स्टडीज़ है जो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे बताया है ना, ये चैप्टर 7 से यहाँ जो तीसरा केस स्टडी है जिसमें हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, पोल्यूशन की बात कर रहे हैं और कैसे सोसाइटी को हेल्प करना है, वो सब बातें कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड ना गाइस, आई थिंक ये चैप्टर 7 का ही है, बट फिर भी आप लोग एक बार इसे क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ये चैप्टर 7 से ही है मेरे हिसाब से। ठीक है, आई मे बी रॉन्ग, बट ये मुझे लगता है चैप्टर 7 से ही है। ओके, देन मार्च 2024 का पेपर अगर हम देखेंगे तो इसमें सबसे पहला चैप्टर 2 से आया है, वही प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग वगैरह। सॉरी, सो अगर आप देखें तो ये चैप्टर 2 से तीसरा केस स्टडी है इतने सारे पेपर्स में। ठीक है, तो चैप्टर 2 आपके केस स्टडी पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। In XYZ company, Mr. Lilly gives instructions to the employees working under him, provides guidance and motivates them for their best performance. अब यहाँ पर देखा जाए तो instructions, जब भी आपको word instructions दिखे आपको ध्यान में आना चाहिए directing. ठीक है, on the other hand, Mr. Sayyad takes efforts to harmonize the work done by the employees of different डिपार्टमेंट्स वाइल अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अगर आपको याद है तो मैंने इसी सेशन में आपको बताया है कि जब भी हार्मोनाइजिंग वर्ड आएगा तो आपको क्लिक होना चाहिए कोऑर्डिनेटिंग। फिर मिस्टर देसाई इज लुकिंग आफ्टर द अरेंजमेंट ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर वो अरेंजमेंट कर रहा है, तो बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, मेंशन द नेम ऑफ एम्प्लॉय एंगेज इन द फॉलोइंग फंक्शंस। ऑर्गेनाइजिंग में मैंने आपको बताया मिस्टर देसाई, क्योंकि वो बंदा अरेंजमेंट कर रहा है। एक पॉइंट है यहाँ पर अरेंजमेंट दिखा, याद रखना ऑर्गेनाइजिंग आएगा। ठीक है, सो मिस्टर देसाई इज एंगेज इन द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन बिकॉज ही इज लुकिंग आफ्टर द अरेंजमेंट ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद दूसरा है डायरेक्टिंग। मिस्टर लीली, जैसे मैंने आपसे कहा था कि वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, तो डायरेक्टिंग आ जाएगा। Mr. Lilly is engaged in the function of directing as he gives instructions, वापस instructions, the employees working under him, provides guidance and motivates them. जब guidance भी word आपको दिखे तो याद रखना कि वो directing आता है, and motivates them for their best performance. तीसरा coordinating का काम कौन कर रहा है? तो मैंने आपको कहा है कि harmonize दिख जाएगा तो वो coordinating होता है। तो Mr. Sayyad is engaged in the function of coordination as he makes an effort to harmonize the work done by the employees of different departments while achieving organizational goals. तो जो भी, या तो आपको क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिख जाएगा जो आपको आंसर में छापा मार देना है, कॉपी पेस्ट कर देना है, या तो फिर आप क्वेश्चन से यहाँ से कॉन्टेक्स्ट में से देख लीजिए। जैसे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स वगैरह की सारी बातें इन लोगों ने यहाँ पर छाप दी है, तो आप डाल सकते हो। ठीक है, तो उस तरह से आप आंसर्स फ्रेम कर दो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, मेन मार्क्स इन सब चीज़ों के हैं, बट हाँ 1 वर्ड में आंसर मत लिख कर आना, पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना। ठीक है, उसके बाद सेकंड केस स्टडी चैप्टर 7 से आई है। ठीक है, वही कंज्यूमर वाला चैप्टर। मिस्टर अशोक विजिटेड अ शॉप टू बाय अ पेयर ऑफ शूज ऑफ ₹700. द सेल्समैन फोर्स्ड हिम टू बाय अ पेयर ऑफ bigger size shoes of ordinary company by claiming that this size would be suitable for him. So क्या हो गया कि मिस्टर अशोक शूज़ खरीदने गया था एक शॉप में, और वहाँ पर जो सेल्समैन है उसने उन्हें फोर्स किया। ठीक है, यहाँ पर वर्ड ध्यान रखना, फोर्स किया कि आप एक बिगर साइज़ के शूज़ ले लो। आफ्टर रिटर्निंग होम ही डिस्कवर्ड दैट द शूज़ आर स्टिल टू बिग फॉर हिम। तो उसको घर पर आकर समझ में आया अशोक को कि जो शूज़ है वो काफ़ी बड़े हैं साइज़ में। सो ही कंप्लेंड अबाउट द शूज़ टू द शॉपकीपर। तो वो शॉपकीपर के पास गया और उसने शूज़ रिटर्न करने की बात की। ठीक है, कंप्लेन की। इट वॉज डिनाइड बाय द शॉपकीपर टू रिप्लेस द शूज़ डिस्पाइट द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टॉक। तो यहाँ पर जो है शॉपकीपर जो है उसके पास शूज़ ऑलरेडी अवेलेबल थे, बट उसने फिर भी रिप्लेस करने से मना कर दिया। ठीक है, तो इसमें
विच राइट हैज़ बीन वायलेटेड। पहली बात तो यहाँ पर फोर्स वर्ड बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि अशोक को चूज़ करने दिया ही नहीं, सेल्समैन ने उसे फोर्स किया कि आप ये ही शूज़ खरीदो, राइट। सो द राइट टू चूज़ हैज़ बीन वायलेटेड। सॉरी, एक सेकेंड, द राइट टू चूज़ हैज़ बीन वायलेटेड, ठीक है। उसके बाद, इज मिस्टर अशोक अ बायर और द अल्टीमेट कंज्यूमर। आपको बायर और अल्टीमेट कंज्यूमर में फ़र्क समझ में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने भाई के लिए कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, तो मैं बायर हूँ उस चीज़ की, और मेरा भाई जो होगा वो अल्टीमेट कंज्यूमर होगा, जो उस चीज़ को कंज्यूम करेगा, यूज़ करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर अशोक जो है वो बायर भी है और अल्टीमेट कंज्यूमर भी है, उसने अपने लिए शूज़ खरीदे, राइट। सो यहाँ पर मिस्टर अशोक इज़ द बायर एज वेल एज द अल्टीमेट कंज्यूमर। नेक्स्ट, वेयर कैन मिस्टर अशोक फाइल हिज कंप्लेंट। अब डेफिनेटली आप डायरेक्टली स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन के पास नहीं जाओगे, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। अशोक कैन फाइल हिज कंप्लेंट इन द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम। आप अगर चैप्टर नंबर 7 खोलकर देखो तो उसमें बहुत सारी रेमिडीज़ मैंशनड है, ठीक है, कि बंदे को अगर कोई कंप्लेंट करनी है तो वो कहाँ कहाँ जा सकता है। आप चैप्टर 7 टेक चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा, और यहाँ पर आंसर डिस्ट्रिक्ट कमीशन डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ही है, ठीक है। उसके बाद अब हमारा लास्ट केस स्टडी एंड देन वी आर डन। ये एक तरह की जनरल केस स्टडी है, मैं इसको किसी भी चैप्टर से लिंक नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, ये किसी भी चैप्टर से लिंक नहीं है, ये आपकी जनरल नॉलेज पे डिपेंड करती है। मिस्टर ए डील्स इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस टू, सो ही नीड्स डिफरेंट फॉरेन करेंसीज। ये बंदा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है मिस्टर ए, तो उसको अलग अलग करेंसीज लगती है, फॉरेन करेंसीज। फॉर द एक्सपेंशन ऑफ हिज बिजनेस ही बोरोज मनी फ्रॉम अ कमर्शियल बैंक, ही इन्वेस्ट हिज फंड्स इन इक्विटी शेयर्स। अब इक्विटी शेयर्स का मतलब ध्यान आना चाहिए आपको कि हम शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं, ठीक है, शेयर मार्केट। आपने एसपी अगर आपने लिया है तो आपको पता होगा कि वहाँ पर हम लोग स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट की बात करते हैं। बट अगर आपने एसपी नहीं लिया तो दैट्स फाइन। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो भी मैं आपको बताती हूँ कि इक्विटी मार्केट, इक्विटी शेयर्स आया तो स्टॉक मार्केट आपको क्लिक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डज ही बोरो मनी। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि ही बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, वही आपको आंसर में लिखना है, मिस्टर ए बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक, ठीक है। उसके बाद नेम द मार्केट वेयर मिस्टर ए इन्वेस्ट हिज फंड्स। तो एक जगह से पैसे बोरो करता है कमर्शियल बैंक से और उसको इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करता है, लेकिन यहाँ पर उन लोगों ने इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं पूछा है, कौन सी मार्केट में इन्वेस्ट करता है वो पूछा है। इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि आपको स्टॉक मार्केट लिखना है, ठीक है, इसलिए मैंने स्टॉक मार्केट कहा आपसे। मिस्टर ए इन्वेस्ट फंड्स इन इक्विटी शेयर्स विच मीन्स ही इज इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट, क्योंकि यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है विच मार्केट, ठीक है। बी केयरफुल, आपको क्वेश्चंस बहुत धीरे से रीड करने हैं, क्योंकि केस स्टडीज़ मैक्सिमम 4-5 लाइन की आती है, तो आपको इतनी घाई से रीड नहीं करना है, 6 मार्क्स का सवाल है। उसके बाद विच टाइप ऑफ करेंसी इज़ रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेशनल मार्केट। इट्स अंडरस्टूड कि अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो हमको फॉरेन करेंसीज लगेगी, और वो बेसिकली यहाँ पर दिया हुआ भी है कि वो बंदे को डिफरेंट फॉरेन करेंसीज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसी रिक्वायर्ड आर रिक्वायर्ड, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेन करेंसी आर रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग अपना सेशन कंप्लीट करते हैं। आपको अगर ये PDF चाहिए सो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, या मैं कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दूँगी, यूट्यूब पे कोई लिंक डाल दूँगी जिससे आपको इसका PDF मिल जाए। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ये PDF आपको मिल जाएगा आफ्टर दिस सेशन ऑल्सो। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि अभी सेशन अगर ख़त्म हो गया और आपको रेफ़र करना है तो आप कहाँ से रेफ़र करोगे। सो दिस वॉज माई स्मॉल एफर्ट फॉर यू गाइज कि आपका कल OCM का पेपर है, तो आपके बेसिकली 6 मार्क्स इन हैंड होने ही चाहिए, ठीक है, आपके 6 मार्क्स। और ये एक ऐसी चीज़ है कि काइंड ऑफ आपका ऑब्जेक्टिव ही है, इसमें डिस्क्रिप्टिव की तरह मार्क्स कटते नहीं हैं। अगर आपने तीनों आंसर सही दिए तो आपको तीनों मार्क्स सही, पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे पर क्वेश्चन, राइट। सो आपको यहाँ पर गलती करनी ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत बोनस मार्क्स होते हैं गाइज। अच्छा, और एक बात, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आई नो टाइम बहुत कम है, अभी बस एक रात ही बची है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, बट डेफिनेटली आप इसे शेयर करिए, शायद किसी का भला हो जाए, किसी की हेल्प हो जाए। और प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, बताइए आपको कैसा लगा मेरा सेशन।
और ये नया चैनल है मेरा, तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए फॉर फ्यूचर लेक्चर्स ऑन दिस। मैं इसके अलावा CA और बाकी सारे कोर्सेज़ के ऊपर भी, बाकी सारे जो करिकुलम्स हैं उनके ऊपर भी लेक्चर्स लाती रहूँगी। सो मुझे सपोर्ट करिए बाय सब्सक्राइबिंग, एंड थैंक यू फॉर joining me for this session. I hope you liked it. Bye.